आज मंगलवार है और इस समय होर्मुज जलडमरू मध्य के तल में कई ईरानी छोटी नावें हैं जो बस कल सुबह ही सतह पर थीं। ईरान ने इन्हें युद्ध विराम के दौरान भेजा था, जब बातचीत हो रही थी और ईरानी राजनयिक दोहा में वादा कर रहे थे कि शांति समझौते पर हस्ताक्षर के बाद तेहरान होर्मुज जलडमरू मध्य से बारूदी सुरंगें हटा देगा। और जब ये वादे बातचीत की मेज पर किए जा रहे थे, ईरानी नावें चुपचाप और बारूदी सुरंगें बिछा रही थी। फिर अमेरिकी सेना वहां पहुंच गई और अब वे नावें समुद्र तल का मलबा बन चुकी है। ये है सेंटकॉम के कप्तान टिम हॉकिंस का बयान। देखिए, अमेरिकी बलों ने आज दक्षिणी ईरान में ईरानी बलों से उत्पन्न खतरों के खिलाफ अपने सैनिकों की सुरक्षा के लिए आत्मरक्षात्मक हमले किए। लक्ष्य मिसाइल लॉन्च साइट्स और ईरानी नावें थी जो बारूदी सुरंगें बिछाने की कोशिश कर रही थी। अमेरिकी सेंट्रल कमांड सैनिकों की सुरक्षा करते हुए युद्ध विराम में संयम दिखाता है। ये कुख्यात अमेरिकी सिद्धांत FU है। देखिए, ईरान चाहता है कि दुनिया ये माने कि हुर्मुज जलडमरू मध्य उनका है क्योंकि वो उनकी सीमा पर है, जबकि असल में ये एक अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग है। अगर दुनिया में कोई अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग है तो अमेरिकी नौसेना उसे सुरक्षित रखने के लिए मौजूद रहती है। और अंदाजा लगाइए, सिर्फ इत्मीनान के लिए अमेरिका ने सिर्फ इन छोटी नावों पर ही कार्रवाई नहीं की, वे ईरान के अंदर भी गए और वहां हर उस चीज को नष्ट कर दिया जो भविष्य में कोई समस्या पैदा कर सकती थी। देखिए, यहाँ और भी विवरण है। यूएस सेंट्रल कमांड ने पुष्टि की है कि अमेरिकी बलों ने उन ईरानी सैन्य ठिकानों पर हमला किया जो होर्मुज जलडमरू मध्य में अमेरिकी युद्धपोतों पर हमलों के लिए जिम्मेदार थे। ईरानी सरकारी मीडिया के अनुसार सीमावर्ती शहर बंदर अब्बास में धमाकों की आवाजें सुनी गईं। ये शहर जलडमरू मध्य किनारे महत्वपूर्ण नौसेना और वायुसेना अड्डा है। ईरानी सरकारी मीडिया ने अन्य शहरों में धमाकों की खबर दी है। ये हमले ऐसे समय में हो रहे हैं जब आज रात ईरान में युद्ध खत्म करने को लेकर गहन चर्चाएं चल रही हैं। अब यही वो जगह है जहां 2 दिन पहले जो कुछ भी हमने कवर किया था उसमें एक गंभीर अपडेट की जरूरत है, क्योंकि सिर्फ कुछ दिन पहले हमने बात की थी कि कैसे कुछ ऐसी जानकारियां सामने आ रही थी जो वार्ताओं के बारे में थी और जो बहुत ही अमेरिका विरोधी और ईरान समर्थक लग रही थी। उन्होंने ऐसा दिखाया जैसे अमेरिका ईरान के साथ किसी भी तरह की शांति समझौता पाने के लिए कुछ भी और सब कुछ छोड़ने को तैयार है, जो कि कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि सैन्य दृष्टि से देखे तो अमेरिका ने यह युद्ध स्पष्ट रूप से जीत लिया है। और इसके ऊपर से सैन्य दृष्टि से देखे तो ईरान की लगभग पूरी सेना तो बस नाम मात्र की ही है, और इसके ऊपर से सैन्य दृष्टि से देखे तो अब ईरान की कोई सेना बची ही नहीं है। कम से कम ऐसी सेना तो नहीं जो अमेरिका से लड़ सके। हाँ, उनके पास अब भी IRGC के गुंडे हैं जो ईरानी नागरिकों से लड़ सकते हैं। लेकिन फिर भी पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि जो ये लीक हो रही थी वो शायद ईरान से ही आ रही थी, क्योंकि जो भी सारी जानकारियां उसमें बताई जा रही थी, ऐसा लग रहा था कि ईरानी पक्ष नैरेटिव को नियंत्रित करना चाहता है और इस तरह वे सभी को घबराने के लिए मजबूर कर सकते हैं और उम्मीद है कि अमेरिकी प्रशासन पर और ज्यादा दबाव डाल सकते हैं। और दुर्भाग्यवश जब भी जनता में घबराहट होती है तो बाजार में भी घबराहट होती है, और जब बाजार घबराता है तो तेल की कीमतें बढ़ जाती हैं। इसका मतलब है व्हाइट हाउस पर कुछ भी करने और बाजार को शांत करने का दबाव बढ़ता है। अंदाजा लगाइए, आज सुबह ही राष्ट्रपति ट्रंप ने खुद पुष्टि की कि वे विवरण सही नहीं थे और अमेरिका कभी भी ऐसा समझौता स्वीकार नहीं करेगा जिसमें ईरान के पास परमाणु हथियार हों। जरा देखिए, हमारे देश द्वारा किए गए सबसे खराब समझौतों में से एक था ईरान परमाणु समझौता, जिसे राष्ट्रपति ओबामा और ओबामा प्रशासन के कार्यकाल में आगे बढ़ाया गया था। ये ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने का सीधा रास्ता था। अब यहाँ जरा रुकते हैं, क्योंकि व्यक्तिगत रूप से कहूँ तो मैं इससे पूरी तरह सहमत नहीं हूँ। अब बेशक JCPOA में कई समस्याएं थी, लेकिन असलियत में इसमें कई सकारात्मक बातें भी थीं। इनमें से एक ये है कि JCPOA ही वो कारण है जिसकी वजह से हमें ईरान के सभी परमाणु स्थलों के बारे में पता है, और इसी जानकारी का इस्तेमाल पिछले साल 12 दिन की जंग के दौरान किया गया था, जब B-2 बम वर्षक ईरान गए और परमाणु स्थलों को नष्ट कर दिया, और इसी जानकारी का इस्तेमाल इस साल की जंग में भी किया जा रहा था। तो JCPOA ने हमें बहुत सी ऐसी जानकारी दी जो उस समझौते से पहले हमारे पास नहीं थी, लेकिन फिर भी यह कोई परफेक्ट डील नहीं थी। इसने ईरान की संवर्धन क्षमताओं पर पर्याप्त प्रतिबंध नहीं लगाए, और इसके अलावा
इसका प्रवर्तन उतना मजबूत नहीं था जितना होना चाहिए था। कागज पर कुछ शर्तें थी जिन्हें हमें मानना था, लेकिन हस्ताक्षर के बाद हमने उनका पालन नहीं किया। फिर भी आइए इस बयान पर आगे बढ़ते हैं। ट्रंप प्रशासन और ईरान के बीच मौजूदा समझौता में ऐसा नहीं है, बल्कि इसका उल्टा है। बातचीत सुव्यवस्थित और रचनात्मक ढंग से चल रही है। मैंने प्रतिनिधियों से कहा है कि समझौते में जल्दबाजी न करें, समय हमारे पक्ष में है। नाकाबंदी पूरी ताकत और प्रभाव में बनी रहेगी जब तक कोई समझौता नहीं हो जाता, उसकी पुष्टि नहीं हो जाती और उस पर हस्ताक्षर नहीं हो जाते। दोनों पक्षों को सोच समझकर सही निर्णय लेना चाहिए, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। हमारा ईरान से संबंध अब ज्यादा पेशेवर और उत्पादक हो रहा है। उन्हें समझना होगा कि वे परमाणु हथियार या बम बना या पा नहीं सकते। मैं अब तक मध्य पूर्व के सभी देशों का उनके समर्थन और सहयोग के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं, जो ऐतिहासिक अब्राहम समझौते में शामिल होकर और भी मजबूत और सशक्त होगा। और कौन जानता है, संभव है ईरान का इस्लामी गणराज्य भी इसमें शामिल हो। अब इस आखिरी हिस्से के बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे, क्योंकि यही वो बड़ा खुलासा है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। ट्रंप अब हर मध्य पूर्वी देश और हर मुस्लिम देश से अब्राहम समझौतों में शामिल होने को कह रहे हैं। ये किसी की उम्मीद नहीं थी। हालांकि उनके पिछले बयान में एक और बात पर ध्यान दें। ट्रंप ने एक बार फिर ईरान का इस्लामी गणराज्य कहा। कुछ ही दिनों में ये दूसरी बार है जब उन्होंने औपचारिक शब्दों का इस्तेमाल किया जो पहले कभी नहीं किया था। और फिर से हो सकता है कि मैं किसी ऐसी बात का जरूरत से ज्यादा मतलब निकाल रहा हूं जो असल में है ही नहीं, लेकिन ऐसा लगता है कि बातचीत ज्यादा पेशेवर हो गई है सिर्फ राष्ट्रपति ट्रंप के बयानों के आधार पर। तो उम्मीद है कि बहुत जल्द कोई समझौता होने वाला है। ये वही बात है जिसे मार्को रूबियो ने भी खुद पुष्टि की है। सुनिए। इस मुद्दे पर राष्ट्रपति ट्रंप सबसे सख्त रहे हैं। कई राजनीतिक नेता और अमेरिकी राष्ट्रपति कह चुके हैं कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होने चाहिए। इकलौते व्यक्ति जिन्होंने इस बारे में कुछ करने की सच में कोशिश की है और असल में कुछ किया है वो राष्ट्रपति ट्रंप है। इसलिए उनके इस सिद्धांत के प्रति प्रतिबद्धता कि ईरान के पास कभी भी परमाणु हथियार नहीं होगा, इस पर किसी को भी सवाल नहीं उठाना चाहिए। और ये सोचना कि इस राष्ट्रपति ने अब तक जो भी किया है उसे देखते हुए वो किसी ऐसे समझौते के लिए तैयार हो जाएंगे जिससे अंततः ईरान परमाणु महत्वाकांक्षाओं के मामले में और मजबूत स्थिति में आ जाए, यह बिल्कुल बेतुका है। ऐसा कभी नहीं होने वाला। हमारी प्राथमिकता है इसे कूटनीतिक तरीके से सुलझाना और हम यही कर रहे हैं। मुझे लगता है हमने कुछ प्रगति की है। मैं हमेशा ये कहते समय सतर्क रहता हूं क्योंकि आप कागज पर चीजों पर सहमत हो सकते हैं, उन्हें वास्तव में लागू भी करना होता है। आप लिखित रूप में चीजों पर सहमत हो सकते हैं और फिर आपको वास्तव में जाकर उन्हें करना भी होता है। लेकिन मुझे लगता है कि शायद अगले कुछ घंटों में दुनिया को कुछ अच्छी खबर मिल सकती है, कम से कम जलडमरू मध्य के संबंध में, और एक ऐसी प्रक्रिया के संबंध में जो अंततः हमें वहीं पहुंचा सके जहां राष्ट्रपति हमें देखना चाहते हैं। और वो एक ऐसी दुनिया है जिसे अब डरने की जरूरत नहीं है। अब ट्रंप ने हमें इस बारे में और भी जानकारी दी है कि अमेरिका ईरान के संवर्धित यूरेनियम के मामले में क्या मांग रहा है। संवर्धित यूरेनियम या तो तुरंत संयुक्त राज्य अमेरिका को सौंप दिया जाएगा ताकि उसे नष्ट किया जा सके, या फिर इस्लामी गणराज्य ईरान के साथ मिलकर और समन्वय में इसका निपटारा किया जाएगा। इसे वहीं या किसी अन्य स्थान पर नष्ट किया जाएगा जिसमें परमाणु ऊर्जा आयोग गवाह रहेगा। अब ये थोड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि अब तक अमेरिका ईरान के पास मौजूद भंडार को लेकर इतना लचीला नहीं था। अब तक अमेरिका की स्थिति यह थी कि उन्हें इसे या तो संयुक्त राज्य अमेरिका या रूस को सौंपना होगा, लेकिन अब इसमें लचीलापन है और इसका कारण यह हो सकता है कि बातचीत में प्रगति हो रही है। ये लचीलापन मूल रूप से IAEA से जुड़ा है, जो एक अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र परमाणु निगरानी संगठन है। IAEA ईरान जाकर देख सकता है कि वहां संवर्धित यूरेनियम नष्ट किया जा रहा है, जिसे या तो नष्ट किया जा सकता है या उसका संवर्धन कम किया जा सकता है। वे उसमें ऐसा यूरेनियम मिला सकते हैं जिसे संवर्धित नहीं किया गया है। इस तरह यह यूरेनियम जो 60% तक संवर्धित है वह शायद घटकर मान लीजिए 20%, 10% या शायद 3% तक भी आ सकता है। यह इस पर निर्भर करता है कि आगे किन बातों पर चर्चा होगी, लेकिन ये एक नई रियायत है जिसे अमेरिका देने को तैयार है, जहां वे मूल रूप से कह रहे हैं, देखो, चूंकि तुम नहीं चाहते कि यूरेनियम तुम्हारे क्षेत्र से बाहर जाए तो तुम इसे ईरान के अंदर ही नष्ट कर सकते हो।
अब मैं आपका ध्यान ईरान की ओर ले जाना चाहता हूं और देखना चाहता हूं कि उस समय वे क्या कर रहे थे। देखिए, ईरानी राजनयिक दोहा में थे, खास तौर पर ईरानी संसद अध्यक्ष खलीफ बाफ और विदेश मंत्री अरगाची, और वे नए शर्तों पर चर्चा कर रहे थे जिन्हें ईरान स्वीकार करने के लिए तैयार था। तेहरान अब कह रहा है कि देखिए, वे होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों पर टोल नहीं लगाएंगे, इसके बजाय वे एक पर्यावरण शुल्क लेना चाहते हैं। किसे पता था कि ईरान अब पर्यावरण को लेकर जागरूक हो रहा है, जबकि वे बहुत तेल निकालते हैं। लेकिन ये तो बस ईरानी अंदाज में बात करने का तरीका है, या कहे कि कूटनीतिक ढंग से कह रहे हैं कि मैं आपसे जुर्माना नहीं लूंगा, लेकिन क्यों ना आप एक अनिवार्य दान कर दें। यही तरीका माफिया डॉन अपनाते हैं और ईरान भी यही करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन दुर्भाग्य से मुझे नहीं लगता कि ईरान के पास वो ताकत है जो माफिया डॉन के पास होती है। इसके अलावा ईरान ये भी कह रहा है कि वह किसी भी समझौते के लिए चीनी गारंटी चाहता है। मुझे लगता है वे वही चाहते हैं जो यूक्रेन को 1994 के बुडापेस्ट मेमोरेंडम से संप्रभुता की गारंटी के रूप में मिला था। दुर्भाग्य से यूक्रेन के लिए रूस उसकी संप्रभुता की गारंटी देने वालों में से एक था, जो ज्यादा अच्छा साबित नहीं हुआ। लेकिन मेरा मानना है कि ईरान जो करने की कोशिश कर रहा है वो शायद ये उम्मीद कर रहा है कि अगर चीन सैन्य रूप से ईरान की संप्रभुता की गारंटी देता है तो इसका मतलब है कि ईरान उस समझौते की कुछ शर्तों को तोड़कर भी बच सकता है जिन पर उन्होंने सहमति जताई थी। मुझे शक है कि यह उनके लिए अच्छा होगा, क्योंकि हमें याद रखना चाहिए कि ठीक एक दिन पहले मादुरो वेनेजुएला से पकड़ा गया था। उनके अपने घर से एक चीनी मंत्री उनसे मिलने आए थे और उन्हें यह आश्वासन दे रहे थे कि उन्हें चीन का समर्थन प्राप्त है। मादुरो के पकड़े जाने पर चीन ने कुछ नहीं किया। ईरान को भी चीन से गारंटी मांगने से पहले ये ध्यान रखना चाहिए। अब हम अब्राहम समझौते की ओर लौटते हैं। यह राष्ट्रपति ट्रंप का आधिकारिक बयान है जिसे आप पूरा पढ़ सकते हैं। मूल रूप से वे सऊदी अरब, यूएई, कतर, पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र, बहरीन, जॉर्डन से अब्राहम समझौते पर हस्ताक्षर की अपील कर रहे हैं। जो लोग ट्रैक नहीं कर रहे उनके लिए संक्षिप्त व्याख्या। अब्राहम समझौते 2020 में शुरू हुआ, जिसमें मुस्लिम बहुल देशों ने इजराइल से राजनयिक, आर्थिक और द्विपक्षीय संबंध बनाए। यूएई और बहरीन पहले से ही इसमें शामिल हैं। मूल योजना यह थी कि इसे लगातार विस्तार दिया जाए और अधिक से अधिक देशों को इसमें शामिल किया जाए, और उम्मीद थी कि इस तरह से मध्य पूर्व में दीर्घकालिक शांति हासिल की जा सके। कुछ साल पहले ऐसा लग रहा था कि सऊदी अरब वास्तव में इसमें शामिल हो सकता है, लेकिन 7 अक्टूबर की घटना हुई और फिर गाजा युद्ध हुआ और इससे इस समझौते की सारी गति रुक गई। ईरान ने सालों तक अरबों डॉलर खर्च कर सऊदी अरब को अब्राहम समझौते में शामिल होने से रोकने की कोशिश की और इसमें काफ़ी हद तक सफल भी रहा। तो यहीं पर चीज़ें दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि हमें खुद से यह सवाल पूछना पड़ता है कि अमेरिका अभी इस मुद्दे को क्यों उठा रहा है। एक बयान में ईरान के साथ बातचीत के दौरान एक सार्वजनिक बयान में इस समय का कोई न कोई मतलब जरूर है ना? क्योंकि ऊपर से देखने पर यह मांग बुनियादी तौर पर काफ़ी बेवकूफ़ी भरी लगती है। इनमें से ज़्यादातर देशों की मुस्लिम आबादी इस समय इजराइल के साथ सामान्यीकरण के सख्त खिलाफ है, और मान लीजिए कि ये नेता वास्तव में अब्राहम समझौते में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन फिर भी वे ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि उन्हें, आप जानते हैं, घरेलू स्थिति का ध्यान रखना होगा जिससे उन्हें निपटना पड़ेगा अगर वे ऐसा कुछ करते हैं। और ये असल में सिर्फ सऊदी अरब जैसे देशों की बात कर रहा है, लेकिन इसके अलावा हमारे पास तुर्की जैसे देश भी है, और मुझे सच में लगता है कि तुर्की वाकई इजराइल से नफरत करता है। तुर्की नेताओं के इजराइल के साथ जुड़ने की कोई संभावना नहीं, इसलिए यह विचार समझ से बाहर है। बयान के अंत में ट्रंप कहते हैं, भविष्य में ये सभी देश शामिल हुए तो शायद ईरान भी जुड़ सकता है। असल में यह इन देशों को अब्राहम समझौते में लाने के बारे में नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि ईरान कभी शामिल नहीं होगा। वह ईरान का इस्लामी गणराज्य है। यह विरोध करने के लिए बना था। यह इजराइल और निश्चित रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका का विरोध करने के लिए बना था। तो मुझे शक है कि वे अपना आजीवन सपना छोड़ देंगे। मेरी एक दिलचस्प थ्योरी है जो मैंने ऑनलाइन देखी थी। याद है, पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि कैसे खाड़ी देशों, खासकर सऊदी अरब, कतर और यूएई वॉशिंगटन पर ईरान के साथ किसी तरह का समझौता करने का दबाव डाल रहे थे ताकि ये युद्ध खत्म हो जाए
और होर्मुज जलडमरू मध्य फिर से खुल जाए। ये देश थक चुके थे। वे अपनी अर्थव्यवस्थाओं को फिर से बढ़ता देखना चाहते थे। हो सकता है कि 2 दिन पहले जो लीक आई थी वे खाड़ी देशों से आई हों, ईरान से नहीं। मेरे पास इसका सबूत नहीं है, ये सिर्फ एक थ्योरी है। मैं बस कह रहा हूं कि शायद ये बातें लीक करने वाले खाड़ी देश ही थे। इसका मतलब है कि खाड़ी देश अमेरिका पर दबाव डाल रहे थे कि वे युद्ध खत्म करने के लिए कमज़ोर शर्तें मान ले ताकि समुद्री मार्ग फिर से खुल सके। अब अगर आप सोचें तो अगर आप इन देशों से सार्वजनिक रूप से कहें कि अगर वे बातचीत की मेज़ पर बैठना चाहते हैं तो उन्हें अब्राहम समझौते में शामिल होना होगा, तो यह इन देशों को हमसे दूर रखने का बहुत आसान तरीका है, क्योंकि हमें पता है कि ये देश कभी भी अब्राहम समझौते में शामिल नहीं होंगे। और अगर हम इसे एक तरह की बयानबाजी वाली मांग के रूप में रखें तो इन देशों को या तो पीछे हटना पड़ेगा या कम से कम बातचीत के दौरान अपना रुख नरम करना पड़ेगा। ये सिर्फ एक सिद्धांत है, इसे साबित करने का कोई तरीका नहीं है, और जो मैं पहले ही दिखा चुका हूं उससे ज़्यादा सबूत मैं नहीं दे सकता, लेकिन इसकी संभावना है। अब मेरे पास आपके लिए बस इतना ही है। ऐसा लग रहा है कि बातचीत में प्रगति हो रही है, लेकिन यही बात हम पिछले 4 हफ्तों से कह रहे हैं। तो जब तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं होती, मुझे लगता है कि उम्मीदें कम रखना ही ठीक रहेगा। मैं आप सबसे अगली वीडियो में मिलूंगा। मेरा नाम सैम है और मैं आप सबसे अगली वीडियो में मिलूंगा।